हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अदर्स क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का वर्णिका में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और इस प्रश्न के देखने के बाद शायद ही आपको किसी अन्य प्रश्न देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बस इतना ही काफ़ी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाठ और लेखक के बारे में। ठीक है, तो सबसे जो पहला पाठ है वो दही वाली मगमा है, जो एक कन्नड़ है, जो कर्नाटक की एक भाषा होती है। ठीक है, कन्नड़, और इसके लेखक हैं श्रीनिवास। दूसरा पाठ है घाटे विश्वास, जो उड़िया है। उड़िया जो है वो उड़ीसा की एक भाषा है और इसके लेखक हैं सातकोड़ी होता। तीसरा पाठ है माँ, ये गुजराती है। ठीक है, गुजराती भाषा है और इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। चौथा है नगर, जो तमिल है, ये तमिलनाडु की एक भाषा है तमिल, और इसके लेखक हैं सुजाता। पांचवा जो पाठ है धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी है, जो राजस्थान में बोली जाती है, और इसके लेखक हैं सांवर दैया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस भाषा से संभार ली गई है? गुजराती कहानियों से, तमिल कहानियों से, उड़िया कहानियों से या कन्नड़ कहानियों से? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानियों से। तो अगला प्रश्न है मगमा कहाँ की रहने वाली थी? मगमा कहाँ की रहने वाली थी? मयूरभंज, इलाहाबाद, वेंकटपुर और वेंकटपुर, जो बेंगलुरु में पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वेंकटपुर। अगला प्रश्न है मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो मंगमा को अपने बहू नजमा के साथ विवाद था। ठीक है, चौथा प्रश्न है दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास। ठीक है, अगला प्रश्न है दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी इस कहानी के मुख्य व्यक्ति कौन है? तो इस कहानी के मुख्य व्यक्ति जो है वो मंगमा है। अगला प्रश्न है दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है, यानी जो कहानी लिया गया है वो किससे संदेश दे रही है? तो बहुओं को संदेश देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मंगमा क्या खाती थी? तो मंगमा तिरंगा, पान सुपारी, खैनी या इनमें से सभी? तो मंगमा इनमें से सभी नहीं खाती थी, बल्कि वो केवल पान और सुपारी खाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है रंगपा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगपा जो था वो मंगमा के गांव का ही था, यानी वेंकटपुर का रहने वाला था। अगला प्रश्न को देखते हैं रंगपा था, यानी वो रंगपा जो था वो क्या था? व्यापारी था, जुआरी था, वकील था कि किसान था? तो वो एक जुआरी व्यक्ति था, गांव का जुआरी, और क्या था? जुआरी और शराबी व्यक्ति था। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म ऑप्शन नंबर ए 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये पंक्ति जो है वो दही वाली मगमा कहानी की है। अगला प्रश्न है दही वाली मगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा से लिया गया है? तो वो कन्नड़ भाषा से लिया गया है, जो कर्नाटक की एक भाषा है। अगला प्रश्न है मंगमा को किससे विवाद था, यानी मंगमा को किसी से झगड़ा वगैरह था? तो वो किससे विवाद था? तो वो बहू से था, यानी उसकी बहू नजमा से था। अगला प्रश्न है मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगमा जो थी वो अवलूर के किसी गांव की रहने वाली थी, जिसका नाम था वेंकटपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा जो है किस भाषा की कहानी है? तो वो कन्नड़ भाषा की कहानी है।
मगमा मिठाई किसके लिए लेके आ रही थी? मगमा कहीं से आ रही थी दही बेचकर, और उसने क्या किया था, घर के लिए मिठाई खरीद लिए थी। ठीक है, घर के लिए मिठाई खरीदी, लेकिन घर में किसके लिए मिठाई ली थी? तो वो पोता के लिए मिठाई लेकर जा रही थी। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्या डर से किया था, प्रेम से किया था, मजबूरी से किया था, या शौक से किया था? तो उसने सास से डर से समझौता किया। अब डर किस बात का था? मारने का नहीं, मारने का नहीं था। उसके गांव के यानी मंगमा के गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रंगप्पा। वो किसी तरह से मंगमा के पैसों को क्या करना चाहता था? ले लेना चाहता था, चाहे वो कर्ज के रूप में ले या छीन के ले। इसीलिए बहू ने क्या किया, माँ जी से समझौता कर लिया, यानी डर से, ताकि उनकी पैसा कोई और नहीं ले। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी जो थे वो दही वाली मंगमा के लेखक हैं, और वो उनका जन्म कोलार के यानी कोलार में हुआ था, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास की कहानी संकलन सरना कथेलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो 1968 में मिला था। और उन्हें एक और भी मतलब पुरस्कार दिया गया था, यानी ज्ञानपीठ, ये पुरस्कार भी उनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, बारी का अर्थ क्या है? यानी बारी का अर्थ क्या होता है? तो बारी का अर्थ जो होता है वो रोज आकर दही देना और महीनों बाद पैसे ले जाना, इसको कहते हैं बारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोड़ी होता का जन्म जो है वो 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? दहेज की समस्या का, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या, घूसखोरी की समस्या। तो ढाते जो विश्वास है इस कहानी में मुख्य रूप से यानी बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी, क्योंकि बारिश इतना तेज हो रहा था और इतना देर से हो रहा था कि उसको यही देख करके उसको लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आने वाली है। अगला प्रश्न है, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानदी का पानी जो है वो जोबरा अनिकट में ठहर जाता है। अगला प्रश्न है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? जो सातकोड़ी होता है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो वो जो है उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? यानी जब कहानी में किसका घर टूट जाता है तो लक्ष्मी का घर जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो ढाते विश्वास कहानी में दलेई बांध है, दलेई बांध के टूटने की बात कही गई है। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक जो है वो सातकोड़ी होता है। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी के प्रमुख पात्र जो है वो लक्ष्मी है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। अगला प्रश्न है, तरुई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो वो पंक्ति जो है वो ढाते विश्वास की है। अब इसमें लोग क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि उनके गांव में जो है बाढ़ की समस्या है, और बाढ़ आने के कारण सबका जो चेहरा था वो मुरझा गया था।
अगला प्रश्न है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, जो कोलकाता में नौकरी करते हैं। कोलकाता में नौकरी करते हैं। ठीक है, ये लक्ष्मी के पति हैं लक्ष्मण, जो कोलकाता में नौकरी करते हैं। अगला प्रश्न है पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो पड़ोस के पढ़ाकू जो लड़का था उसका नाम था गुणनिधि। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है, महानदी पर। अगला प्रश्न है गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? जब बाढ़ आया था तो सभी लोग बांध नहीं टूटे, इसके चलते वो लोग क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे कि बांध अगर टूटेगा तो सबको क्या किया जाएगा? सचेत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक गुणनिधि जो लड़का था स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। ठीक है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा था? तो सरपंच जी को कहा था कि जाके क्या कीजिए, खबर फैला दीजिए। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो वो ढाते विश्वास की है। अगला प्रश्न है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो वो देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। और जो गंगा जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और तीनों जो नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम जो है यानी वो जो मिलती है वो प्रयागराज में आके मिलती है। ठीक है, प्रयागराज में मिलती है। अगला प्रश्न है ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो इसमें जो स्कूल है वो टीले के नीचे है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? यानी जब बाढ़ आया था उस समय लक्ष्मी को कितना साल आए हुए था? तो उसको 28 साल आए हुआ था। माँ कहानी किस भाषा के द्वारा रचित है? तो इसके जो रचयिता है वो ईश्वर पेटलीकर है। अगला प्रश्न है खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये जो ईश्वर पेटलीकर हैं उन्हीं की प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। अगला प्रश्न है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ जी ने अपने पुत्र के बुलाने के लिए पत्र लिखवाया था, क्योंकि मंगू को अस्पताल लेके जाना था। अगला प्रश्न है 3 गोरे निषाद डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन की क्या निदान प्रकट किया? तो उन्होंने कहा था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है मगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मगू की माँ की जो थी वो 4 संतानें थी। अगला प्रश्न है मगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, 3 संतानें, और मगू को लेकर के 4 संतानें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो मगू है, क्योंकि मगू पे सब कुछ आधारित है। मगू जन्म से ही थी, मगू जो थी वो जन्म से क्या थी? तो वो जन्म से ही पागल थी। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने कहा था कि अगहन महीना में मगू ठीक हो जाएगी? ज्योतिषी, पंडित, विद्वान और वैज्ञानिक। तो ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन महीना में मगू ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न है माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो माँ के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था
आपकी लड़की है वो अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 1 से लेके 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, एक पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।